दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिकी का कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार बोर्ड में क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट होता है, इसलिए हम आपको ये सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं। आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा और एग्जाम में ऑब्वियसली आपको इससे ज़्यादा अच्छा खासा क्वेश्चन मिलने वाला है, तो आप लोग सही तरीके से देखिए, याद कर लीजिए। जितना टाइम है उतना में सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सभी के पास इसको शेयर कर लीजिए। जहाँ भी आपके पास ग्रुप होगा तो उसमें शेयर कर लीजिए ताकि सभी के पास इतना कम टाइम में भी पहुँच पाए। और आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी हम आपको ये बना के दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आप लोग अच्छे से यहाँ पे देखिएगा, समझते हुए चलिएगा। अभी जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन से अगर बात करें ना तो ये आपको अजय सर आपको अच्छे से बताएंगे, चलिए आप अच्छे से देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध यहाँ पे शून्य होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। जब यहाँ पे क्या है, संधारित्र है तो इसका यहाँ पे क्या पोटेंशियल 100 वोल्ट है और इसका ऊर्जा क्या है, यहाँ पे U बराबर क्या है 1 जूल है। तब इसकी यहाँ पे क्या संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस क्या होगी, तो इसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन बी, यानी 2 गुने 10⁻⁻⁴ फैराड हो जाएगी। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। तो इसका जो व्यंजक होता है वो यहाँ पे क्या होता है, तो इसका शून्य होता है। क्या हो जाएगा इसका शून्य। अब ये शून्य कहाँ से है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केपी कॉस थीटा होता है। केपी कॉस थीटा बटे यहाँ पे आर स्क्वायर होता है। अब थीटा की जगह पे 90 रख देंगे, कॉस थीटा क्या, कॉस 90 क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात क्या होगा। यानी इसमें पूछा है कि IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और यहाँ पे क्या है आई नोट, या आई नोट में तो क्या है कि पीक वैल्यू, इस दोनों के बीच कितना अनुपात होगा। तो इसके बीच जो अनुपात होता है वो 1/√2 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे hc/λ होती है। क्या होती है hc/λ, जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा यहाँ पे क्या है तरंग दैर्ध्य है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का जो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो किस पे आधारित होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे यहाँ पे आधारित होता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि 2 यहाँ पे बल्ब है, एक है यहाँ पे 60 वाट का, दूसरा 40 वाट का। 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। दोनों को क्या किया जा रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। अब पूछा है कि यहाँ पे कि इक्विवेलेंट पावर क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए 1/60 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/40, तो यहाँ से निकालिएगा तो इसका जो इक्विवेलेंट पावर आएगा वो कितना आएगा 24 वाट आ जाएगा। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रमशः N1 और N2 लपेटे हो तो। अब देखिए ट्रांसफार्मर कहते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन, यानी एक अपचाई और दूसरा ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो इसमें कौन सा पूछा है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर पूछा है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो प्राइमरी कॉइल में जो लपेटे रहता है उससे ज्यादा क्या होना चाहिए यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में, यानी दूसरे कॉइल में लपेटे जो यहाँ पे तार जो लपेटा रहता है उसकी संख्या ज्यादा होना चाहिए, यानी N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए। तब वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए वो होता है I²RT होता है। क्या होता है I²RT, लेकिन यहाँ पे I² के फॉर्म में कोई नहीं दिया है, तो I की जगह पे हम क्या रख देंगे, तो आपको मालूम है कि V बराबर क्या होता है IR, तो यहाँ से I हम निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। अब यहाँ पे I² है तो इसको यहाँ पे स्क्वायर करिएगा और ये भी R², तो एक R से R कैंसिल हो जाए, ये क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा V², यहाँ पे क्या बचेगा, तो R बचेगा। क्या बचेगा, V²R बचेगा, जो कि ऑप्शन क्या ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब भाई यहाँ पर हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन, ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा, यानी ऐसा घटक
जिसका यहाँ पे क्या है वाटरलेस कंपोनेंट है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई साइन फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आई साइन फाई। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में है पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। अब देखिए टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, तो अब उसका जो प्रसारण होगा वो कितनी दूर तक जाएगा, तो उसके निकालने के लिए यहाँ पे क्या होता है, तो d बराबर होता है यहाँ पे √100 यहाँ पे 2HR। अब इस जगह पे इसका वैल्यू रख दीजिएगा तो वहां से इसका प्रसारण निकल जाएगा। वो कितना आएगा 56 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पे क्या है 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है। क्या है यहाँ पे द मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये क्या होता है 0 से 1 के बीच होता है। क्या होता है 0 से 1 के बीच। तो किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को ठीक करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो सबसे समझिए कि आंख में कौन कौन से दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टिता, दूसरा दीर्घ दृष्टिता, तीसरा होता है एस्टिग्मेटिज्म, यहाँ पे चौथा जरा दृष्टिता होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यहाँ पे हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे क्या है एस्टिग्मेटिज्म का उपयोग करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। और एक है जरा दृष्टिता, तो इसको यहाँ पे दूर करने के लिए हम बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन सही होगा। तो 15 का यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। n² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH हो जाएगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति है। अनुचुंबकीय मतलब यहाँ पे हो गया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थिर होते हैं यानी कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान वो कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश यहाँ पे क्या है वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, इसका एनर्जी आपको निकालना है। तो एनर्जी निकालने का क्या होता है, U बराबर यहाँ पे ½ CV² होता है। तो यहाँ से आप इसका एनर्जी निकाल सकते हैं। और वो एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2.25 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2.25 जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो सतत होता है यानी कंटिन्यूअस होता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। क्या होती है यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, किसके लिए यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा -F0/FE हो जाएगा। क्या हो जाएगा -F0/FE हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि नंद गेट का विलियन व्यंजक क्या होता है। नंद गेट का विलियन व्यंजक क्या होता है, तो इसका होता है A.B बार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 में प्रकाश के तरंग का कारण, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। अब प्रकाश में जो रंग होता है उसके क्या कारण क्या है, तो इसका कारण इसकी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे अगर बात करें यहाँ पे अगर वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य ऑप्शन रहता तो तरंगदैर्घ्य इसका राइट आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे तरंगदैर्घ्य ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे हम 23 नंबर क्वेश्चन देते हैं। इसमें है कि चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित M यानी मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे क्या चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होगा। यानी टाउ बराबर क्या होता है, तो M×B होता है। क्या होता है M×B होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, स्केलर में निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा MB sin थीटा हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या कि यहाँ पे sin थीटा यानी MB sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब देखिए जब यहाँ पे अर्धचालक है तो इसमें ताप बढ़ाइएगा तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 में है कि एक उत्तल लेंस जिसके यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो यहाँ पे 1.5 है, उसको पानी में डुबाया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33।
तब ये किस तरह का व्यवहार करेगा, तो देखिए इसका जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इससे पानी से ज़्यादा है, तो ये उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 में है कि दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर हो, दोनों को क्या किया जाता है, संपर्कित करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। अब ये दो यहाँ पे है, दोनों लेंस को क्या किया हम एक साथ कर दिए। अब दोनों को एक साथ करने पर उसकी जो समायोजन फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन में है कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो 27 की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, 6.25 × 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा प्रति सेकंड उस तार से होकर गुजरेगा। कितना, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन में है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। अब यहाँ पे क्या है कि यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है प्रति, यानी पर एरिया पर यूनिट चार्ज को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा कूलम, इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर जो कि ऑप्शन में ए में है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 में हम किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q चार्ज रख दिए जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आप यहाँ पे गॉस नियम का यूज करके उसको आप यहाँ पे विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। वो कितना आएगा, तो Q/ε0 आएगा, Q/ε0। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। एलआर परिपथ का यहाँ पे शक्ति गुणांक क्या होता है, एल यहाँ पे इंडक्टेंस, आर रेसिस्टेंस है, तो इसका पावर फैक्टर होता है R/√R² + ω² + L × L²। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उसके संचरण की दिशा किस तरफ होती है, तो E×B के समांतर होते हैं। क्या होते हैं, E×B के समांतर होते हैं। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, E×B। अब यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में है कि स्थिर विभवांतर पर विद्युत, यहाँ पे क्या है, स्थिर विभवांतर है, किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, अब उसमें क्या किया जाता है कि उसका जो परिपथ है उसको आधा कर दिया जाता है। तो जब आधा करता है तो उसमें ऊष्मा का मान क्या होगा, वो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा। यहाँ पे एन अपवर्तनांक है, ए प्रिज्म का कोण हो, तो मिनिमम डेविएशन पूछा है। मिनिमम डेविएशन कितना होगा, तो वो यहाँ पर हो जाता है n-1 × a, n-1 × a। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 34 में दिया है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक मान से आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम अर्धायु कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं उसे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन में है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार कैसा होता है, वो किस तरह का होता है, वो गोलाकार होता है यानी स्फेरिकल होता है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चन ही था, तो हम सारा 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।